एवरीवन या पिट का क्लास चल रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में होगा। एक्चुअली इसका भी जो नोटिफिकेशन है अभी नहीं आया है, बट ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और हमने इसका पार्ट 1 जो है इसको अपलोड कर दिए हैं, मतलब रिकॉर्ड करके उसको आप देख लीजिएगा। उसमें एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका मौर्य वंश से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में से स्तंभ पर, मतलब शीर्ष में से एक स्तंभ पर था, तो था सारनाथ। आंसर डी होगा इसका, सारनाथ। अशोक के सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है और इस स्तंभ पर चार सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, जो खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपनाया है, ठीक है, स्वीकार किया है। तो सिंह चतुर्भुज जो स्तंभ है कहाँ पे लिया गया है, ये लिया गया सारनाथ से, और ये अशोक का ही जो है था, ठीक है, स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उससे देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो है 13वां शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, 13वां। ये लोअर पीसेस का एग्जाम, लोअर पीसेस का क्वेश्चन है। 6/3/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कब मिलता है, अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किस जो है अशोक के स्तंभ में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है, तो है 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी। जो कलिंग था ये पूर्वी प्रांत था, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो आई थी तोशली। कौन सी थी राजधानी, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी होगा, तोशली। तोशली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद, कब, 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय की, और इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, धम्म विजय का नीति अपनाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति कब अपनाई, तो अपनाई कलिंग युद्ध के बाद 13वें शिलालेख में, जिसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देवनाम प्रिय का नाम किसने दिया, देवनाम प्रिय का नाम किसने दिया, तो ये दिया था अशोक ने। एक्चुअली अशोक को उसके शिलालेख में देवनाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया। और भाब्रू अभिलेख जो होता है अशोक के, और अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो अशोक के उसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, जबकि मास्की के अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, यहाँ पे देखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। जूनागढ़ के अभिलेख जो रुद्रदामन में है उसमें भी अशोक का नाम है। जो जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो एक क्वेश्चन है आपका, अशोक का निम्न कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो अभी जैसे हमने बताया 13वें शिलालेख में कलिंग के विजय का उल्लेख करता है। यह ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है। देखिए, सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिसमें से 13वें अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। और 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। 13वें अभिलेख में कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, तथा अशोक की धम्म की जीत जो है ग्रीक राजाओं एंटियोकस ऑफ सीरिया, जो एंटियोक था, मिस्र के टॉलेमी जिसे तुर्मे, सिकंदर के एपिरस, जो अलेक्सुद्रो पर हुई थी। किस पे हुई थी, तो इन सभी पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया है,
तो वह किया गया शाहबाजगढ़ी में। किसमें? शाहबाजगढ़ी में। एक्चुअली शाहबाजगढ़ी एक गांव का एक ऐतिहासिक स्थल है। एक गांव है जो एक ऐतिहासिक स्थल है, जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। और सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए यह प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आता स्तंभ। ये बहुत ही जो है प्रतिमान था इनका स्तंभ। देखिए, मौर्य काल में जो सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, मौर्य कला का विकास भारत के मौर्य साम्राज्य के युग में चौथी से दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थलों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की थी। किसने की थी? स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वह था कामरूप। एक कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, कर्नाटक के जो मास्की अभिलेख है, मास्की और गुर्जर तथा गुर्जर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक जो है विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनवाए। कल्हड़ के राज तरंगिणी, यानी कि राज तरंगिणी जो यहाँ पे दिया गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हड़ के द्वारा। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, तो उसके साम्राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। किसके? अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं हम लोग। जो बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो है मौर्य काल से संबंधित। इसका आंसर है आपका यहाँ पे देखिएगा। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इसका निर्माण 300 बीसी में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। खगोलविद वराहमिहिर, जो खगोलविद थे वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो खगोलविद बाराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? तो है विक्रमादित्य। किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य के दरबार में। देखिए, यहाँ पे खगोलविद जो वराहमिहिर थे और चंद्रगुप्त द्वितीय, कवि कालिदास और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट, करपड़, वाराहमिहिर और वररुचि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत जो है अत्यंत प्राचीन संवत है और विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 ईसा वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत जो था 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा, शक संवत 78 ईसा में कनिष्क के द्वारा, हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 जो है यहाँ पे, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था?
तो इसमें आंसर आपका बी होगा। देखिए, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, एक ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जल्दी जो है फैक्ट किताब में भी नहीं मिलता। देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 643 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण जो 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया और एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। यह जो था एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो था प्रयाग। प्रयाग जो वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था उस थानेश्वर का शासक था। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त किया था। और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट हुआ है राजपूत काल और क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के जो आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। और 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। आनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश का संस्थापक थे। प्रतिहारों और चौहानों की भांति तोमर भी जो है एक विदेशी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। जयचंद के विश्वास जयचंद के विश्वास के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? देखिए, जयचंद चंदावर के युद्ध में 1193 में मारा गया। और चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई। एक्चुअली जयचंद एक प्रतीक भी बन गया था जो धोखेबाजी का होता है। ठीक है। तो अभी भी कभी क्या होता है, गद्दारी का जो है अगर किसी को उपाधि दिया जाता है तो उसको जयचंद ही बोला जाता है। जैसे भारत में भी अभी कुछ ऐसे जयचंद हैं जो देश का हित नहीं चाहते। किसी के घर में भी जयचंद होते हैं, किसी के बीच में जयचंद होते हैं जो फूट डालते हैं। ठीक है। गद्दारी करना ही जो है जयचंद एक वर्ड आ गया है। ठीक है, इन्हीं से आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से वंश किस वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया? तो ये थे राजपूत। वो थे राजपूत। देखिए, राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया और 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल जो है राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गाहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि में। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं हम लोग। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो ये थे पूर्वी हिस्से से। देखिए, पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। देखिए, एक क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था कि पाल वंश का स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश का स्थापना किया था गोपाल ने। और इस वंश की राजधानी जो थी वो थी मुंगेर। और पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी और आ जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और पाल वंश का शासक था। देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया एक मॉडिफाई करके कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो देखिए, पाल वंश का पहला शासक गोपाल था और गोपाल ही ने संस्थापक जो है शासक जो था, पहला शासक वो गोपाल था और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ही थे। यानी कि पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल ही था। और वह एक योग और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने आदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं संतलत काल पे। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस वगैरह में भी पूछा गया है और प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। रक्त और लौह की नीति क्या थी? ठीक है, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? देखिए, रक्त और लौह की जो नीति थी ये किसने अपनाई थी? इसको अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन ने। देखिए, रक्त और लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने विद्रोहियों को कमज़ोर करने तथा मंगोल आक्रमण की रक्षा करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू किया था। ठीक है, सिजदा और पैबोस जो है ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। किसने शुरुआत किया था? तो बलबन ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ठीक है, तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता तो जो है भारत में आया था। और देखिए, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम जो था शेख फतह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसे अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। ठीक है, तो रेहला किसका है? इब्न बतूता का। ठीक है, और कहाँ का राजदूत बना के भेजा था? चीन का राजदूत बना के भेजा था। रेहला एक्चुअली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कभी कभी, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वह किया था 1398। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद 1324 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में उसने जो है मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 पे। किस शासक ने भारत पे तुगलक वंश का नींव रखी थी? किस शासक ने भारत पर तुगलक वंश का नींव रखा था? तो वह रखा था आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रखा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर जो है 56 का भी होगा। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। किस जनजाति थे? करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। उसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक एक नगर का भी स्थापना करवाया। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए। वो थे गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग आते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की जो है काल जो था वो था 1396 से टू 1316 तक। देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कहाँ का? दिल्ली वंश के खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके जो प्रमुख विजय अभियान थे, गुजरात विजय 1298 ईस्वी में, जैसलमेर विजय 1299, रणथंभौर 1301 और चित्तौर आक्रमण 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। खिज्र खान खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो वह था सैयद वंश से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक का जो संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को जो है सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। और ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने जो है
प्रदान किया, किसने उपाधि धारण की? तो आता खिज्र खां, जो सैयद वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी में भी देखा होगा, तो अमीर खुसरो का नाम आता है। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का काल देखा था। लेकिन अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। लेकिन वो जो थे अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे और परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता, तुर्कलाह जैसी उपाधि प्रदान की गई। तो भारत का तोता जो है इन्हीं को कहा गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूतीय हिंद की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो तूतीय हिंद की उपाधि जो प्रदान किया गया था, और किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का शासन जो था 1489 से 1517 के बीच में था। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी 1489 से 1570 ईस्वी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। दिल्ली यह 17 जुलाई 1889 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि वह सिकंदर लोदी अहिंसुड़ु था और गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। देखिए इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा जो था और नई दिल्ली में सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब किया गया था? 1311 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं हम लोग। देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें कोई इसमें निर्माण में कोई जो है योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कुतुब मीनार जो भारत के दक्षिणी दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर यानी 237.86 फुट एवं व्यास जो उसका था 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर यानी 90.2 फीट हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु जो उनके किंतु जो है उसने इसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी जो है 3 मंजिलों को बढ़ाया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल बनवाई, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 है, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही के लेखक हैं इसमें से। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। यह क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी जो 22/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है।
देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो था 1285 से 1357 ईस्वी में एक इतिहासकार था। ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। और इसकी प्रसिद्ध कृति जो थी वो तरीक़ फिरोज शाही है। जो इसकी प्रसिद्ध कृति है वो तरीक़ फिरोज शाही है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी मिलता है। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो वह है अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। देखिए, अब्बास खां शेरवानी जो मुगल काल का था, मुगल काल का लेखक था। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़ शेरशाही फ़ारसी भाषा में लिखा। इसने इसमें जो है शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया है। अमीर खुसरो अमीर खुसरो थे उस सल्तनत काल के थे। इन्होंने किरण और उसादैन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूर ए सिफिहर, तुगलकनामा एवं एजाज ए खुसरवी की रचना की। मिनहाज उस सिराज सल्तनत काल में फारसी भाषा के तबकात नासरी लिखी। और जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनत काल में फारसी भाषा के तारीख़ फिरोजशाही एवं फतवाए चांदेरी लिखा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।